हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल पे आपका स्वागत है। डेली 10 टू 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन क्लैरिफिकेशन। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्ट या फिर क्विज या फिर जो लेक्चर्स में क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कहाँ सॉल्व करें, उसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हमारा एक पोर्टल है www.mishangurukul.com। वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको सारे टेस्ट, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स वहीं पे अवेलेबल होते हैं क्विज फॉर्मेट में। आप उसको आंसर कीजिए, वहाँ पे आपके मार्क्स दिखाएगा और एक्सप्लेनेशन भी दिखाएगा। ये आपका आज का जो मॉक टेस्ट है, जो फ्री मॉक टेस्ट है, वो भी आपका यहीं पे अवेलेबल होगा। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा और इसके लिए 2 घंटे का समय होगा। आप इसको एज ए एग्जाम फॉर्मेट इसको ट्रीट करके इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं मैं कि जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे जो न्यूज़ होते हैं वो क्या, कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे न्यूज़ जो हमारे स्टैटिक टॉपिक या फिर हमारे जो माइक्रो टॉपिक है उनसे जो रिलेट होते हैं, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ एक और बात आज हम लोग जान लेते हैं कि जो न्यूज़ रिकरिंग होते हैं, मतलब ये कि बार बार न्यूज़ में आते हैं, भले ही वो छोटा सा न्यूज़ हो लेकिन मगर वो बार बार आता है तो सारे लोगों के दिमाग में वो रहता है। और वो अगर एग्जाम सेटर है, क्वेश्चन सेटर है, तो उसके भी दिमाग में वो रहती है बात। तो अगर जैसे लेट से अगर कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अगर किसी को बताया बोल दिया जाए कि पेपर आपको सेट कीजिए कोई भी एग्जाम का, और ना चाहते हुए भी वो उसका एक दो क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड या उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा ही, तो जो न्यूज़ बहुत दिन तक चलती है वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप डेली करंट अफेयर्स करेंगे, ना कि आप मैगजीन करेंगे। मैगजीन में तो एक वर्ड या एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ है कि ये न्यूज़ 10 दिन तक चला या 15 दिन तक चला, इसका लाइफ साइकिल इतना दिन तक था। तो इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स 5 मिनट या 10 मिनट करना चाहिए ताकि आपको ये एस्पेक्ट भी पता चले। तो चलिए, ये सारी तो बातें हो गई, अब हम लोग अपने न्यूज़ पे फोकस रखते हैं। जैसे कि हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, तो देखिए इतने दिन से चलते आ रहा है वो न्यूज़, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और साथ ही साथ उसमें एक एडिटोरियल आया हिंदू में जो कि डिस्कॉम की बात करता है। तो डिस्कॉम एक पावर सेक्टर है, तो पावर सेक्टर हमारे इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्कॉम को राहत देने की बात की गई है, तो उदय स्कीम भी कुछ ऐसी ही बातें करता है। तो उसका फोकस क्या है? तो उसका फोकस ये है कि अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल पावर फॉर ऑल, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, उसके अलावा की जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड जो निगेटिव में चल रहे हैं, जो नुकसान में चल रहे हैं, उनको निगेटिव टर्न अराउंड मतलब उनको पॉजिटिव में लाना है। स्टेट गवर्नमेंट इसका जो भी लोन है, जो भी डेप्थ है, उसका 75% टेक ओवर करेगी और 25% जो है वो डिस्कॉम है वो बॉन्ड इशू करके वो अपना सॉल्व करेंगे इशूज। तो स्टेट डिस्कॉम्स को प्रॉफिटेबल बनाने का एम था 2018-19 का, तो ये पुराना एम है। साथ ही साथ स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स अगर पॉइंट वाइज देख ले तो फाइनेंशियल टर्नआउट और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट यानी इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर भी इंप्रूव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रखना है और एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन पे भी फोकस रखना है। तो इसको एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्कीम अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑपरेशनल इफिशियंसी की बात की गई है और फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात की गई है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। वेस्ट बंगाल और केरला इसमें नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पे केरला गलत है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा नहीं जुड़े हैं। उड़ीसा जुड़ी थी लेकिन उसके बाद एग्जिट कर दी है, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इस स्कीम से नहीं जुड़े हैं। साथ ही साथ एक इसका सब पार्ट बोलिए, वो ये है कि अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूवमेंट योजना आदित्य। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा ये किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्टली आदित्य के बारे में भी पूछा जा सकता है और आदित्य एक और चीज से, साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है, तो वो भी सर्च करके हमें बताइए। दूसरी न्यूज पे चलते हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, तो कल हमने न्यूज से डिस्कस किया था पीएम ई विद्यालय। आज
कल पीआईबी पे इसका न्यूज आ गया था, तो हम लोग अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई है। देखिए न्यूज़ में जब भी आता है कोई भी टॉपिक तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है, खास करके जब गवर्नमेंट स्कीम की बात होती है, क्योंकि वो किसी एक आदमी के पर्सपेक्टिव या कोई एडिटर है उनके पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, तो उनको खुद नहीं पता होता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट या तो क्रिप्टिक रखती है या फिर बहुत ही खुल के नहीं बताती है। लेकिन जब पीआईबी पे अनाउंस हो गया तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो पीआईबी ने बताया दीक्षा क्या है, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारे पीएम ई विद्यालय के पार्ट है। ठीक है, टीवी जैसे हमने बताया था कल इसमें कि स्वयं, ठीक है, तो बात ये है कि स्वयं एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो इसका हेल्प लेके हम लोग टीवी चैनल्स बनाएंगे, लेकिन इसका नाम दिया गया है टीवी, समझे, तो इसका नाम दिया गया है टीवी, जो कि बहुत ही कॉमन नहीं है, इसलिए जो न्यूज़ आई थी उसमें भी क्लियरली टीवी लिखा नहीं गया था, उसका उसमें सिर्फ यही लिखा गया था कि स्वयं के हेल्प से वन चैनल वन क्लास वन चैनल बनाएंगे। डेजी की बात की गई है, डिसेबल लोगों के लिए है, इन सब का फुल फॉर्म भी अगर है तो उनको पता कर लीजिए। आईआईटी पाल में ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि सिर्फ आईआईटी जीई नहीं, नीट जो कि मेडिकल एग्जाम्स के लिए होता है उसके बारे में भी बात हुई है। एआईआर जिसको ऑल इंडिया रेडियो से आप लिंक कर सकते हैं लेकिन वो नहीं है, एआईआर में हम कम्युनिटी रेडियो बनाएंगे, और सीबीएसई शिक्षा वाणी पॉडकास्ट की भी बात की गई है। यहाँ पे मनोदर्पण भी एक इनिशिएटिव है लेकिन वो आपका पीएम ई विद्यालय का पार्ट नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज ये है कि सेबी हैज रिलैक्स्ड द मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म। तो मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म क्या होती है, तो ये है कि कोई भी अगर पब्लिक की जो भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी यानी हमारे जो सेंसेक्स है उसमें लिस्टेड कंपनी है, तो उसको मिनिमम 25% शेयर जो है उसको इस तरह से रखना है कि वो पब्लिक के पास रहे। ये किस लिए है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है। जैसे देखिए अगर कोई भी शेयर है, अगर दो आदमी के पास ही हैं, तो अगर इसको बेचना हो किसी को या फिर इसको बेचना हो तो लिक्विडिटी की कमी है, उसको जल्दी बेच नहीं सकता है कोई भी। लेकिन वही अगर बहुत सारे लोगों के पास है तो या तो बेचने में भी लिक्विडिटी है और साथ ही साथ खरीदने में भी लिक्विडिटी है, यानी बहुत लोग बेचने वाले हैं, तो कोई एक पॉइंट पे बेच कर रहा है, कोई दूसरे पॉइंट पे बेच रहा है, कोई तीसरे पॉइंट पे बेच रहा है, तो रीडली अवेलेबल ये चीजें हैं। तो वही एक बात हुई, तो ये सेबी ने इसका नॉर्म जो 25% का है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि हाँ अभी तक अगर इतने दिन तक आपका नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ बजट में ये बात की गई थी कि इसको इनहेंस करके 25% का लिमिट 35% कर दिया जाए, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन रूरल एरिया, इसका बात किस स्कीम ने किया है? उदय ने बात किया है तो नहीं, आदित्य ने, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आदित्य ने भी ये बात नहीं की है, उजाला स्कीम ने भी बात नहीं की है। उदय आदित्य तो हमने पढ़ लिया, उजाला एक टाइप से एलईडी बल्ब से रिलेटेड है, और ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नाम ही सजेस्ट करता है ग्राम और ज्योति, तो ये इसका एम है। इसका आंसर आपका सी हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटी में न्यूज रहा कि जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल रूल्स लागू हुए हैं, तो डोमिसाइल रूल्स तो अभी रिसेंटली ही आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है और साथ ही साथ आर्टिकल 335A भी अबॉलिश हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि अबॉलिश हुआ है, 1-2 साल बाद तो इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्टिकल 35A किस चीज़ों के बारे में बात करता था, क्योंकि ये डोमिसाइल से ही एक टाइप से रिलेटेड है, तो उसका क्या प्रोविजंस था वो एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो क्या बातें करती है, ये 2 बातें करती है, तो 2 क्लाउजेस थे। एक तो बात करती है कि कौन कौन से लोग इसके परमानेंट रेसिडेंट हो सकते थे, और साथ ही साथ वो परमानेंट रेसिडेंट को क्या स्पेशल राइट था इन एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट, प्रॉपर्टी अगर खरीदना है लैंड टाइप का, या फिर सेटल करना है स्टेट में, तो या फिर राइट टू स्कॉलरशिप। तो ये एक टाइप से आर्टिकल 35A की बात की गई थी, और ये आपका
जम्मू एंड कश्मीर ये दोनों अबॉलिश हो चुका है आज के डेट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अबॉलिश हुआ तो आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्ड अबाउट स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पर्सन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका आर्टिकल 370 दे देगा, 35A दे देगा और भी एक दो आर्टिकल्स दे देंगे। आप तो डायरेक्टली अगर नहीं पढ़ रखे तो 370 मारेंगे, लेकिन यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका 35A होगा। तो जब स्पेशल प्रिविलेजेस और स्पेशल राइट्स की बात चलती है तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स को भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक टाइप से वो पार्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और ये स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर लक्ष्मीकांत में भी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 371 टू 371 11 स्टेट्स के बारे में स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करती है। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल बात करती है। और यहाँ पे ऑल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में लिखा गया है कि क्या सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में स्पेशल जो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो हैं इनमें मेंशन? तो नहीं, 7 नहीं, यहाँ पे 6 प्लस सिक्किम है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट नहीं है ये भी आपको जानना चाहिए। तो मेघालय के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है इन आर्टिकल्स में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। शेड्यूल्ड एरिया है बहुत सारे मेघालय में, तो उसके बारे में तो बात की गई है, साथ ही साथ स्टेट है तो वो बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारी बातें रिवॉल्व कर रही है इन आर्टिकल्स जो कि स्पेशल जो स्टेटस या स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, वो या फिर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए उनके बारे में। तो 371 में क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र से रिलेटेड है। 371I में है तो वो गोवा से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एक कर्नाटका से भी रिलेटेड है, उसको भी आप कमेंट करके हमें बताइए। तो चलते हैं अब लोग हम साइंस की तरफ। तो साइंस में एक लीसा की बात हुई है। लीसा क्या है, तो एक आपका मेडिकल टेक्निक है जिसमें प्री मैच्योर बेबीज जो होते हैं, जिनके लंग मतलब जो जिनका बर्थ 9 महीने से पहले हो जाता है, एक टाइम लिमिट भी है उससे पहले हो जाए बर्थ, तो उनको प्री मैच्योर बेबीज बोला जाता है। तो उनका अगर लंग डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी कोई इश्यूज है तो उसके लिए एक मेडिकल टेक्निक है, वो लेस इन्वेसिव है, यानी कि जो लेट्स से वेंटिलेटर अगर उनको दिया जाता है तो उसमें ज़्यादा मतलब अंदर के पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचाया जा सके, या फिर लंग्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए ये नई टाइप की टेक्निक है। ये जयपुर के कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इसको किया है। तो ये आपका न्यूज़ में भी रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमने इसको पकड़ के यहाँ पे डाल दिया। और साथ ही साथ हमारा एक नया मेडिसिन या फिर नया वैक्सीन, जो बोलिए वैक्सीन बोलना बहुत उचित रहेगा, मेडिसिन और वैक्सीन में अंतर हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉडर्ना जो यूएस का है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, यानी बहुत सारे लोगों के में एंटीबॉडीज जनरेट हुए हैं जो कि वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए केपेबल हैं। तो ये एक टाइप से अभी इनिशियल फेज में न्यूज़ है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये और ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है। जैसे जैसे बढ़ेगा इसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा और ये ज़्यादा न्यूज़ में फैलेगा भी। तो इनिशियल फेज में हम लोग इनिशियली सिर्फ वन लाइनर की तरफ देखते हैं। और साथ ही साथ वैक्सीन की बात हुई है तो वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन है ये पूछे हुए क्वेश्चन है यूपीएससी या फिर डिफरेंट एग्जाम्स में। तो सैल्क वैक्सीन किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या टेटनस से रिलेटेड है? बीसीजी वैक्सीन क्या टीबी से रिलेटेड है? बिल्कुल सही, बीसीजी वैक्सीन आपको एक बार दो बार नहीं कम से कम 10-15 बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। MMR की बात की गई है तो मिसल्स, मम्प्स और रूबेला, तो हाँ बिल्कुल ये उसी का वैक्सीन है। यहाँ पे आपका जो सैल्क वैक्सीन अगर जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, ये पोलियो से रिलेटेड है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना ये एक दो बार नहीं कम से कम 10 से 15 बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ें एक टाइप से स्टैटिक पार्ट है आपके। अगर आप पढ़ रहे हैं वैक्सीन या फिर डिजीजेज, अगर आप ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं तो आप एक टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को छोड़ रहे हैं। तो चलते अब लेबर लॉज की तरफ। ईपीएफओ ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। तो अगर ईपीएफओ का रिलैक्सेशन होता है और आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो आप ईपीएफओ के साइट या फिर ईपीएफओ का ट्विटर या फेसबुक हैंडल को फॉलो करते रहिए ताकि ये सारी बातें पता चलती रहे। तो किस चीज़ का, जो डिले डिपॉजिट कर रहे हैं उन पे पेनल्टी भी लगती है
और साथ में डैमेजेस भी लगता है, पेनल इंटरेस्ट बोला जाता है इसको। तो एक तो आप डिले में पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट तो आपको जो ईपीएफओ है, लेट्स से जैसे किसी का पेमेंट मार्च में करना था, कंपनी ने उसका पेमेंट जाके दिसंबर में किया और वो मार्च का, तो ईपीएफओ तो मेंबर जो है, मेंबर का जो पैसा था उसका तो इंटरेस्ट मार्च से ही देगा, ठीक है। तो ये जो आपका मार्च से दिसंबर का पीरियड है जिसका पैसा एम्प्लॉयर रख के उस पे प्रॉफिट कमा सकता है, तो क्या उसका इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए पेनल इंटरेस्ट का प्रोविजन है, ठीक है। और अगर डैमेजेस जो लग रहे हैं, यानी फिर कि जो पेनाल्टी एक टाइप से जो नुकसान, एक या फिर एक टाइप से नुकसान की भरपाई की बात होती है, तो वो आपका पेनल डैमेजेस की बात होती है। तो ये दोनों चीज़ें लगती है अगर कोई डिले डिपॉजिट करता है। ये हम लोग जब लेबर लॉस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल में ईपीएफ एक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी हमारा ईपीएफ एक्ट का है। तो ये तो बातें हो गई। तो क्या 7Q डैमेजेस के बारे में बात करता है, 14B पिनल इंटरेस्ट के बारे में बात करता है? इसका आंसर दीजिए। हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया है, ये भी एक होता है एग्जाम में। यहाँ पे ये 14B डैमेजेस और 7Q पिनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो स्टार रेटिंग रिलीज हुआ है गार्बेज फ्री सिटीज का, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है। तो इसमें 5 स्टार रेटिंग मिले हैं कुछ सिटीज को। तो इस पे एक क्वेश्चन करके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यहीं पे हमारा लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो आपको ये तो पता ही चला गया कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है। रेटिंग 7 स्टार बेसिस पे होता है और 25 की पैरामीटर है ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 25 की पैरामीटर है, उसके बेस पे 7 स्टार रेटिंग होती है। इसमें 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार एंड 7 स्टार की बात की गई है। साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट करना होता है और सेल्फ वेरिफिकेशन करके भेजना होता है, उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट करता है, उसके बाद रेटिंग मिलती है। 5 स्टार सिटीज जो हमारे ये हैं, इससे हमने लिंक कर दिया। एक बार इसको जरूर पढ़ ले, कौन कौन से सिटीज है, राजकोट, मैसूरी, इंदौर, नवी मुंबई, सूरत और अंबिकापुर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बोनस फैक्ट्स की ओर। बोनस फैक्ट्स में हमारा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बात की गई है। ये आपका सीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। दिबांग प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए कि दिबांग नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और साथ ही साथ ये इसका मतलब रिलेशन क्या है, ये दिबांग प्रोजेक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। साइक्लोन अम्फान भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। और क्योंकि ये हमारी ईपीएफओ के से सिलेबस में ज्योग्राफी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोन ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है, तो इसके बारे में भी ये रिकरिंग न्यूज़ है। तो ये भी अगर आप जिस एग्जाम को देने वाले हैं और उसमें ज्योग्राफी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए कि साइक्लोन क्या होती है, साइक्लोन में क्या क्या सेक्टर्स होते हैं, कौन सा सेक्टर आई का सेक्टर होता है, कौन सा अप ड्राफ्ट का सेक्टर होता है, कौन सा डाउन ड्राफ्ट का सेक्टर होता है, और कैसे ये कौन अगर बे ऑफ बंगाल में बन रहा है तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों बनता है, अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा नहीं बनता है, इसका लोकल नेम्स क्या क्या होते हैं, कैसे इसको नेमिंग किया जाता है, हरिकेन और साइक्लोन या फिर इन सब में क्या अंतर है, टाइफून में क्या अंतर है। तो ये सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी में आप रिवाइज कर लीजिए जहाँ भी नोट्स बना हुआ है। अब चलते हैं, चाइना ने बात की है कि हम डैम बनाएंगे पाकिस्तान में। ये बहुत पहले से ही बात चल रही थी, 1998 से ही, लेकिन अभी जो टेंशन चल रहा है तो हमने वो फिर से चाइना ने पुश करना शुरू कर दिया कि चलो अब तो हम पाकिस्तान के साथ ये डैम बना के ही छोड़ेंगे। तो ये हो गई बात। चरण पादुका, तो चरण मतलब होता है पैर, पादुका मतलब होता है खड़ाऊ, तो आपका इससे ही आपका मीनिंग निकल जाता है। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं उनको चप्पल या फिर स्लीपर्स देने की बात की जा रही है, मतलब लोग दे रहे हैं उसको, तो उसको चरण पादुका एक टाइप से कैंपेन है, ठीक है। पुलिस लोग उसको चप्पल वगैरह दे रहे हैं जो माइग्रेंट मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं। एक ये आपका स्पीसीज है, पाम का स्पीसीज है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कोई भी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाता है, साथ में न्यूज़ में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट खुद ब खुद हो जाता है। साथ ही साथ नेशनल म्यूजियम डे है। नेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया और इसका थीम रहा म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करने से पहले 2 बातें और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग
जो ये न्यूज़ बता रहे हैं हम लोग तो कहीं से ला रहे हैं न्यूज़पेपर से, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ एक दो मिस्टेक्स हो जाएं, या तो ह्यूमन एरर के कारण या फिर हमें बोलने के कारण इसमें मिस्टेक्स आ जाएं। तो उसका हम लोग जो कमेंट सेक्शन है उसमें, ये आपके लेक्चर्स के लिए भी वैलिड है, कमेंट सेक्शन में उसको हम पिन कर देते हैं। हमारा एम है कि हमारे मिस्टेक के कारण कोई भी एस्पिरेंट का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप अगर न्यूज़ देखे हैं इससे, तो एक दो दिन बाद आके इसका कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर ले। हम लोगों ने अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको हम लोग पिन करके ज़रूर रखते हैं अपने चैनल पे। तो यही एक अनाउंसमेंट था, और रिक्वेस्ट यही है कि आप उसको ज़रूर चेक कर ले ताकि आपका नुकसान ना हो। हमारा बिल्कुल 100% एम यही रहता है कि हमारा जो न्यूज़ हो बहुत ही ऑथेंटिक हो, लेकिन कभी कभी बोलने में वो स्लिप हो जाता है, या कभी कभी ह्यूमन एरर से टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो या तो हम तो लेक्चर में ही अनाउंस कर देते हैं, नहीं तो फिर वो फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।